आज हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इसमें कई वैज्ञानिकों का अलग अलग सिद्धांत है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में अगर जाने तो यहाँ से दो तरीके का सिद्धांत आता है। फर्स्ट होता है अद्वैतवादी अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसे मोनेस्टिक थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। और सेकंड होता है द्वैतवादी द्वैतवादी सिद्धांत, जिसे डुअलिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। अद्वैतवादी सिद्धांत कहने का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत जो यह मान के चलता हो कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई हो, यानी कि इसमें सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई है, सौर मंडल की उत्पत्ति एक ही तारा से हुआ हो, एक ही तारा से हुआ हो। ऐसे सिद्धांत को हम लोग अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। और द्वैतवादी सिद्धांत कहने का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत जो यह मान के चलता है कि जो सौर मंडल का उत्पत्ति हुआ है, सौर मंडल की उत्पत्ति यह एक या एक से अधिक, यानी कह सकते हैं दो या दो से अधिक तारों का परिणाम है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इस पे अपना बात कहा है। तो सबसे पहले बात हम लोग कहते हैं कांट की गैसीय परिकल्पना। इनका कांट की गैसीय परिकल्पना, यानी गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। और ये इन्होंने 1755 में इस सिद्धांत को दिया था। तो इनके अनुसार कहा जाता है कि कांट ने अपनी गैसीय परिकल्पना को 1755 में प्रस्तुत किया। कांट के अनुसार प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग में, इस ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ है। ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीन पदार्थ होगा। यह पदार्थ ब्रह्मांड के चारों तरफ फैले हुए थे, यानी इनका कहना था कि प्राचीन काल से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही इस ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ है। एक क्या है? आद्य पदार्थ। आद्य पदार्थ कहने का मतलब होता है सबसे पुराना पदार्थ। ठीक है, जो पदार्थ ब्रह्मांड के चारों ओर फैले हुए थे। और ये जो था, ये ब्रह्मांड के चारों ओर फैले हुए थे। यह पदार्थ ब्रह्मांड में चारों ओर क्या हो गए? फैले हुए थे, तथा ये गतिहीन तथा शीतल अवस्था में थे। ये जो पदार्थ है यह गतिहीन है, ठीक है, और शीतल अवस्था में, यानी ठंडा अवस्था में है। शीतल तथा ठंडा अवस्था में है। कांट ने यह स्पष्ट किया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह आधे पदार्थ आपस में टकराने लगे। यानी ये जो आधे पदार्थ है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराने लगे, आपस में टकराने लगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक तरफ इनके आकार में वृद्धि हुई। इनके आकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इनके आकार में वृद्धि हुई। वहीं दूसरी तरफ टक्कर के कारण ये घूर्णन गति करने लगे।
टक्कर के कारण ये क्या करने लगे, घूर्णन गति करने लगे। और साथ ही साथ टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ऊष्मा के कारण, ठीक है, इसमें क्या हुआ, उत्पन्न ऊष्मा हुआ, उत्पन्न ऊष्मा। और उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही टेम्परेचर में यानी ताप में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के कारण ही टेम्परेचर में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार ब्रह्मांड में एक तप्त घूर्णन करती हुई निहारिका का जन्म हुआ। कह सकते हैं कि इस तरीके से ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें एक तप्त घूर्णन करती हुई निहारिका का जन्म हुआ, निहारिका का जन्म हुआ। ठीक है, तप्त कहने का मतलब होता है हॉट यानी गर्म। ठीक है, कांट ने पुनः यह स्पष्ट किया कि आकार में वृद्धि के कारण निहारिका के घूर्णन वेग में वृद्धि है। यानी इनका कहना था कि जब आकार में वृद्धि हुआ, आकार में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा, तो निहारिका के घूर्णन वेग में भी वृद्धि हुई। निहारिका का ये जो घूर्णन वेग है, इसमें भी क्या होने लगी, वृद्धि। यानी आकार बढ़ेगा तो घूर्णन वेग में भी वृद्धि हुई। तथा तापमान में वृद्धि के कारण निहारिका गैस में परिवर्तित हो गई। और जब टेम्परेचर में वृद्धि हुआ तो ये जो निहारिका है अब कैसे गैस रूप में क्या होने लगा, बदलने लगा, चेंज होने लगा। जो ठोस था अब गैस रूप में बदलने लगा। घूर्णन गति में वृद्धि के कारण अब केंद्रीय बल में लगातार वृद्धि हुई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, घूर्णन वेग हो रहा है, घूर्णन गति, जिसके कारण अब केंद्रीय बल में लगातार क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप निहारिका के बाहरी भाग में, ठीक है, ये निहारिका है, निहारिका के बाहरी भाग में, निहारिका के बाहरी भाग में वलय की उत्पत्ति हुई। क्या होने लगा, वलय की उत्पत्ति हुई तथा निहारिका के चारों ओर ये वलय क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे, यानी घूमना शुरू कर दिए। इसी प्रकार निहारिका के बाहरी भाग से 8 अन्य वलय अलग हुए और इस तरीके से 8 वलय क्या होते हैं, अलग होते हैं। 8 वलय अलग हुए तथा शीतल होने के पश्चात वलय ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये किसमें बदल गए, ग्रह के रूप में, ग्रह के रूप में बदल गए, ग्रह के रूप में चेंज हो गए। तथा निहारिका का बचा हुआ भाग, जो निहारिका का बचा हुआ भाग है, ठीक है, निहारिका का बचा हुआ भाग सूर्य के रूप में उपस्थित रहा, सूर्य के रूप में उपस्थित रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कांट का कहना है, अगर यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझें तो कांट जी का कहना है कि प्रारंभ में ही ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ की उपस्थिति थी और यह पदार्थ ब्रह्मांड में चारों तरफ क्या हो रहे थे, फैल रहे थे तथा ये गतिहीन थे, शीतल अवस्था में थे और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में आधे पदार्थ टकराने लगे। परिणाम स्वरूप इनके आकार में वृद्धि हुई और दूसरी तरफ इनका घूर्णन गति का स्पीड बढ़ गया। साथ ही साथ जो ऊष्मा थी, तो जब ऊष्मा बढ़ने लगा तो उसके तापमान में भी वृद्धि हुई और इस प्रकार एक हॉट घूर्णन करती हुई निहारिका का जन्म हुआ।
और साथ में यहाँ पे ये भी देखा गया कि जब आकार में वृद्धि हो रही थी तो निहारिका के घूर्णन वेग में भी वृद्धि हुई और तापमान में वृद्धि के कारण निहारिका गैस में क्या होने लगी, बदलने लगी, और जिसके कारण घूर्णन गति में वृद्धि के कारण अकेंद्रीय बल में लगातार वृद्धि हुई और निहारिका के बाहरी भाग में एक वलय बना और इसी प्रकार निहारिका से बाहरी भाग में 8 वलय का जन्म हुआ और वो फिर ये शीतल होने के पश्चात, ठंडा होने के पश्चात वो ग्रह बन गए। ठीक है, और सूर्य भी जो बचा हुआ भाग था निहारिका का, जो हॉट वाला पार्ट, वो सूर्य के रूप में उपस्थित हो गया। अगर इसमें हम लोग कमी देखें तो कांट के इस सिद्धांत में कई कमियां भी हमें मिलती हैं। चले अब हम लोग कमी के बारे में भी जानते हैं। तो इस सिद्धांत की अगर कमियां के बारे में अगर हम लोग जाने, ठीक है, तो आकार बढ़ने से वेग में कमी होती है, न कि वृद्धि। यानी अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर आकार में वृद्धि होगा, आकार बढ़ने से, ठीक है, आकार बढ़ेगा अगर, तो इसके वेग में कमी होगा, न कि वेग में वृद्धि। यानी ये जो पाठ कांट जी ने कहा ये क्या था, गलत था। दूसरा आप कमी निकाल सकते हैं कि टक्कर के कारण, मान के चलिए ये टक्कर हुआ, तो टक्कर के कारण गति हो सकती है, गति को मान सकते हैं, लेकिन घूर्णन हो जाए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, घूर्णन नहीं हो सकती। थर्ड में आप कह सकते हैं कि ठीक है, निहारिका जो ठंडा हुआ, शीतल हुआ, उससे 8 ग्रह बने। ठीक है, तो ये 8 ही क्यों बने, 9 ग्रह क्यों न बने? ठीक है, 9 ग्रह क्यों नहीं बने, 10 ग्रह क्यों नहीं बने, 12 ग्रह क्यों नहीं बने, ये भी एक सवाल है। 4 में आप कमी कर सकते हैं कि ग्रहों की बनावट सूर्य के समान नहीं है। ठीक है, जो ग्रहों की बनावट है ये सूर्य के समान नहीं है, सूर्य के समान नहीं है। तो यहाँ पे है कि जो ग्रह बना निहारिका से उसका स्ट्रक्चर इक्वल होना चाहिए था सूर्य की तरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद और कमी निकाल सकते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर नहीं लगाते। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर नहीं लगाते, अगर वरुण ये सब का देखा जाए तो अपोजिट होते हैं। और कमी निकाल सकते हैं कि शुक्र तथा अरुण। ठीक है, तो अगर हम लोग शुक्र का बात करें और अरुण का बात करें तो ये हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कांट के सिद्धांत में कई प्रकार की कमियां थी। तो आगे हम लोग अगले वैज्ञानिक का सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, और उस सिद्धांत से कंपेयर करेंगे कि कांट जी का सही था सिद्धांत कि लाप्लास जी का था। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।